आज का हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर 19 रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। एचआरएम का मेजर फंक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं उससे रिलेटेड हमारा चैप्टर है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत से एमसीक्यूज इसमें से एक्सपेक्टेड जो है पेपर के परस्पेक्टिव से आ सकते हैं। फ्यूचर में जो है आपको ये चीज़ें हेल्प आउट कर सकती हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है रिक्रूटमेंट करती है, किस तरीके से सिलेक्शन करती है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है मेजर, ठीक है, और इसका फायदा क्या होता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम जो है अब एचआरएम की साइड पे आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की साइड पे आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स जो है हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन चुका है, एक एसेट बन चुका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, उसको जो है अगर ग्रो करना है, उसको जो है आगे जाना है, सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो जो है किस तरीके से राइट पर्सन को चूज करती है और राइट प्लेस के लिए चूज करती है, उसको आइडेंटिफाई करना है। पहले जो है आपके पास लेमैन डेफिनेशन चलती थी, जिससे भी आप पूछते थे कि जी एचआरएम का फंक्शन क्या है, तो वो यही कहता था कि बस आप जो है हायरिंग और फायरिंग का फंक्शन परफॉर्म करना। तो इसलिए जो है ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है सीरियस नहीं लेती थी, वो कहती थी कि हायरिंग और फायरिंग तो आप खुद भी कर सकते हैं, एक बंदे को हायर कर लो और फिर निकाल लो जॉब से, तो ये जो है कोई इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जो है जब इस पे काम होना शुरू हुआ, जब मैंने आपको कहा कि डिफरेंट थ्योरिस्ट आए, तो उन्होंने जो है इन चीज़ों को देखना शुरू कर दिया और उन्होंने जो है कहा कि ह्यूमन जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और अगर आप जो है प्रोडक्टिव होना चाहते हो तो आपको जो है राइट प्लेस पे जो है राइट पर्सन को बिठाना होगा, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है मूव कर सकती है। तो आज जो हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है इस चैप्टर में कि हम जो है राइट पर्सन को राइट प्लेस के लिए कैसे चूज करेंगे और कैसे हमें पता चलेगा कि ये अप्रोप्रिएट है। तो चैप्टर का कंटेंट आपको बताता है कि हमने जो है ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है, जिसके लिए हमने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डाइवर्सिटी पॉलिसी को देखेंगे। ठीक है, कुछ कानून ने आपको जो है बाउंड किया हुआ है कि आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा जब आप जो है क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लोगों को या रिक्रूट करेंगे। दूसरी बात, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप जो है सबको प्रोवाइड करोगे। ठीक है, कि आप जो है इक्वालिटी के साथ हायरिंग करोगे, ये नहीं होगा कि आप जो एक पोजीशन के लिए सिर्फ जो है मेल को हायर करो, फीमेल के लिए उसमें कोटा ही ना रखो, या जो है आप माइनॉरिटीज को इग्नोर कर दो। उन चीज़ों के लिए हमने जो है स्पेशल अपने अरेंजमेंट्स की हुई हैं। फिर उसके बाद हमने देखना है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट क्या चीज़ है बेसिकली, फिर उसकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ठीक है, उसको स्टडी करना है। फिर रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और रिक्रूटमेंट एडवर्ट क्या होता है। सेकंड स्टेप उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन का, कि आप सेलेक्ट कैसे करोगे, आप जो है उसके लिए फ्रेमवर्क कैसे बनाओगे, रेफरेंसेस कैसे होंगे, टेस्ट कैसे करोगे लोगों को, असेसमेंट सेंटर्स क्या होते हैं और इंटरव्यूज क्या होते हैं। और उसके अलावा जो मेजर चीज़ है वो ये है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, किस लिए हम जो है ये प्रोसेस करते हैं, क्या कानून अवेलेबल हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और कौन कौन से स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए। ये हमारे जो है मेजर कंटेंट्स हैं, बहुत ही ईजी है। आपको जो है जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि काफ़ी जो है स्प्रेड है ये चैप्टर, लेकिन बहुत ही जो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं सब कनेक्टेड है। अगर आपको जो है ये समझ आ जाए कि रिक्रूटमेंट क्या है और सिलेक्शन क्या है। बेसिकली लोग जो है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को मिक्सअप कर देते हैं, वो दोनों को जो है एक समझते हैं। वो कहते हैं कि जी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन तो एक ही बात है। रियलिटी में दोनों एक चीज नहीं है। रिक्रूटमेंट जो है आपका लोगों को जो है इनवाइट करना जॉब के लिए, ठीक है। सिलेक्शन नाम से ही शो हो रहा है कि जो आपके पास इनवाइटेड लोग आ जाते हैं उसको सेलेक्ट करना, उसका अलग तरीकेकार है, रिक्रूटमेंट का अलग है। हमारे अक्सर लोग जो है आप अगर देखें तो कहते हैं कि यार रिक्रूटमेंट्स हो रही है, ठीक है, तो वो जो है उसको इस कंसेप्ट में ले आते हैं कि जी वो जो है बस वहां पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो रही है। तो सिलेक्शन आप क्या करते हो, उससे पहले रिक्रूटमेंट करते हो, लोगों को बुलाते हो, इनवाइट करते हो जॉब के लिए, और फिर जब आपके पास जो है लोगों की सीवी वगैरह आ जाती है, तो आप उसमें क्या करते हो, चूज करते हो कि कौन सा बंदा बेहतर होगा, कौन सा एलिजिबल है, तो उसको हम सिलेक्शन कहते हैं। यही बात इन्होंने जो है डिफाइन की हुई है, कहता है कि रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग अ रेंज ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर अ गिवन रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक खास रोल के लिए आप क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हो लोगों को, ताकि जो है उसमें से आप सूटेबल बंदा जो है आ जाए और उसके लिए अप्लाई करें। It is the process of contacting the labor market both inside and outside the organization, communicating opportunities and informing and generating interest. और आपका मकसद क्या होता है कि आप जो है कांटेक्ट करो लेबर मार्केट के साथ, ठीक है। आपके मार्केट में जो है मार्केट ही है जहाँ पे आपके जो है लोग एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे लोग जो है जॉब की सर्च करते हैं। तो ये लोग जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा मुराद क्या होता है,
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा मुराद यह है कि कोई बंदा प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा हो, ठीक है, या आपने इंटर्नी को हायर किया था, इंटर्नशिप उसकी कंप्लीट हो रही है, आप उसको जो अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से देखते हो कि मार्केट में जो लोग हैं उनको कम्युनिकेट करते हो कि जी यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आप उसके लिए अप्लाई करो। और सिलेक्शन क्या है, कहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आर एम्ड एट चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक पोजीशन, कि आप क्या करो कि जो सबसे सूटेबल हो, जिन लोगों ने आपको जो है पूल जनरेट किया, जितने लोग जो है आपके पास आए, जिन्होंने आपको सीवी दी, जिन्होंने जो इंटरेस्ट शो किया, अब आप उसमें से चूज करते हो कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए और कौन सा इस जो है पोजीशन के लिए एक राइट पर्सन होगा, हम वहां पे उसको सेलेक्ट करेंगे। The aim of selection is to identify from those coming to forward the individuals most likely to fulfill the requirement of the organization. और एम क्या होता है, इसका आइडेंटिफाई करना होता है कि जो आपके पास रिक्रूटमेंट के जरिए से लोग सामने आए, आप क्या करते हो, उनको जो है रिक्वायरमेंट्स के साथ कंपैरिजन करते हो कि आपको उस सीट के लिए कौन सा बंदा चाहिए, क्या वो आपकी जो है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि नहीं करता। The overall aim of the recruitment and selection process is to obtain the quantity and quality of employees required to fulfill the objective of organization. एक तो क्वांटिटी का जिक्र किया है, क्वांटिटी से मुराद हमारा ये नहीं है कि आप जो है बस जो बंदा सीवी दे रहा है वो सबको हायर करोगे। क्वांटिटी से मुराद हमारे पास जितनी पोजीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम जो है क्या करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसमें से क्वालिटी लोगों को सेलेक्ट करेंगे। जो राइट पर्सन होगा, जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए, जो वहां पे जो है पोजीशन पे सही तरीके से काम करेगा, हम उनको चूज करेंगे और उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, आप क्यों रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हो, तो कहता है कि एम्प्लॉइज आर क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके जो है एम्प्लॉइज ही सारा का सारा मेन रोल परफॉर्म करते हैं। अगर आप जो है एक राइट पर्सन को राइट प्लेस पे बिठाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या होगी, एक बेहतरी की तरफ जाएगी। इसलिए कहता है कि इट इज देयरफॉर वाइटल टू इंश्योर दैट करेक्ट स्टाफ आर सेलेक्टेड who have the appropriate skills and fit well into the social structure of the organization, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली भी अपने आप को फिट कर सके, और दूसरा जो उसके स्किल्स हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट की पोजीशन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। लेट्स से अकाउंटेंट आपको चाहिए और आप क्या कर लेते हो, उसके लिए एफए पास को बिठा लेते हो, तो क्या वो काम कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो जस्ट आपको जो है जमा मनफी करके देगा, बाकी उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्टेटमेंट्स वगैरह बनानी हो, वो उसको नहीं कर सकता। राइट पर्सन उसके लिए कौन होगा, जब आप उसके लिए जो है प्रॉपर अकाउंटेंट को हायर करोगे, जिसका एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास स्किल्स होंगी उस काम को परफॉर्म करने के लिए। कहता है कि इफ अनसुटेबल पर्सन इज हायर्ड फॉर अ रोल, दे आर likely to be discontent, will be like unlikely to give their best and will be more likely to leave either voluntarily or involuntarily। कि आप जो है अगर एक अनसुटेबल पर्सन को, जैसे मैंने आपको कहा कि एफए पास को आप अकाउंटेंट के लिए बिठा देते हो पोजीशन के लिए, कि जी ये जो है हमारा रेफरेंस पे लेट से आ जाते हैं और आप उसको बिठा दो कि जी अकाउंटेंट काम करेगा, बस इसको जमा मनफी अच्छी आती है। जब वो जो है वहां पे बैठेगा तो उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगी कि कौन से हेड्स हैं, किसके अंदर कौन से हेड के अंदर क्या फिट होगा, तो वो जो आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा कि या जो है वो खुद जॉब छोड़ेगा, वॉलंटियरली कहेगा कि यार मैं जो है इस सीट पे काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस सब की समझ नहीं आती। और या फिर क्या होगा कि इनवॉलंटियरली आपको उसको निकालना पड़ेगा, आपके पास और चॉइस नहीं होगी, आप उसको कहोगे कि सॉरी आप चले जा सकते हो क्योंकि आप जो है जो हमारे रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल नहीं कर रहे, जो काम हम चाहते थे आप उसको उस तरीके से कर ही नहीं रहे। सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैन देयरफॉर इंक्लूड, और फिर इसके अगर आप जो है क्या करते हो कि राइट पर्सन द राइट प्लेस सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है, प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन नहीं करते, जस्ट बस बंदा आता जाता है, आप उसको जो है बस देख लेते हो कि हाँ इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, बिठा दिया, काम वाम उसको आता नहीं है, तो क्या होगा? पहली बात, हाई स्टाफ टर्नओवर। टर्नओवर की कॉन्सेप्ट जो है होपफुली आपको पता होगा, क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जब लीव करना शुरू कर दें, जब ऑर्गेनाइजेशन वो छोड़ दें, उसको हम टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से कितने लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको हम हाई टर्नओवर जो है उसको टर्नओवर कहते हैं। तो कहते हैं कि हाई स्टाफ टर्नओवर आपका होगा, आपके एम्प्लॉयज जो है क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, वॉलंटियरली जाएंगे। जब उनको काम की समझ नहीं आएगी, आप उनको जो है वो खुद चले जाएंगे, या फिर क्या होगा कि आपको निकालना पड़ेगा उन्हें। सेकंड बात कहता है द हाई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर वैकेंसीज, और बार बार आप जो है क्या करोगे, अखबारों में इश्तेहार दोगे, उसका भी तो खर्च आएगा आपका, कि बार बार आपको जी फिर वैकेंसी आ गई, हर हफ्ते बाद फिर आप दोबारा वैकेंसी दे रहे हो, या हर महीने बाद आप फिर दोबारा हायरिंग के लिए वैकेंसी अनाउंस कर रहे हो, अखबारों में इश्तेहार दे रहे हो, तो उससे भी तो आपकी कॉस्ट आ रही है ना। थर्ड कहता है कि मैनेजमेंट टाइम इन्वॉल्व इन सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग,
मैनेजमेंट का टाइम भी तो लगता है कि वो जो है इंटरव्यू के लिए बैठती है, उसको जो है सिलेक्शन करती है, फिर जब वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है फिर उसको ट्रेन किया जाता है, उस काम के बारे में बताया जाता है, तो उसका टाइम भी तो उस पर लग रहा है। ठीक है, कॉस्ट भी तो लग रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है। द एक्सपेंस ऑफ डिसमिसल, ठीक है कि आप जो है उसको जब डिसमिस कर देते हो तो उस पर भी आपका खर्चा आता है। ठीक है, आपने जो है क्या करना होता है, उसको जो है जितने दिन उसने काम किया होता है आपको उसको पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहता है कि द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ हाई स्टाफ टर्नओवर ऑन जनरल मोरल एंड मोटिवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जब हर बंदा जो है, हर दूसरा बंदा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा होगा, तो जो आसपास के बाकी आपके जो है एम्प्लॉय होंगे वो भी जो है वो यही सोचेंगे कि इनको जो है निकाला जा रहा है। यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अच्छे बंदे को छोड़ा ही नहीं जा रहा, बार बार जो हम देखते हैं हर रोज जो है नया बंदा आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो है एम्प्लॉयज जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी जो है डिमोटिवेट होने शुरू हो जाएंगे, और आपके जो कस्टमर्स होंगे वो भी रिलाय नहीं करेंगे आप पे, और आप जो है नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी नहीं जा सकोगे, क्योंकि आपका सारा टाइम तो सिर्फ इसी पे लग रहा है कि कभी हायरिंग कर रहे हो, कभी जो है फिर फायर कर रहे हो बंदे को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि रिड्यूस क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट और सर्विसेज लीडिंग टू कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। हर रोज आके नए नए तजर्बे करेगा, और हर रोज जो है नया बंदा जो है लेट से आपको पढ़ा रहा हो, तो क्या होगा उससे, आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। जैसे अब जो है मेरा सब्जेक्ट है, मैं जो है आपको एक महीने पढ़ा देता हूँ, ठीक है, एक महीने के बाद जो है दूसरा टीचर आके पढ़ाना शुरू कर देता है। अब आप थोड़ा सा उसके साथ माइंड सेट अरेंज हो रहा होता है कि वो छोड़ के चला जाता है, तीसरा आ जाता है, तो आप डिससेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, तो कस्टमर इस तरीके से डिससेटिस्फाइड होना शुरू हो जाता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इन डाउन टर्न, कहता है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो है अगर इकोनॉमी आपकी जो है डाउन टर्न में है, तो उस सिचुएशन में आपकी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की क्या सूरत है। तो कहते हैं कि इन पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, recruitment and selection would appear to be less important as large number of employees will be looking for employment, meaning a field of candidates should be easy to attract। कि जब रिसेशन होगा, हर बंदे को जो है जॉब की जरूरत होगी, तो वहां पे आप जो है फिर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे कि मैं जो है प्रॉपर कैंडिडेट को ढूंढूं, क्योंकि खुद आपके पास लोग आएंगे, आपके पास हर बंदा खुद सीवी लेकर आ रहा होगा कि जी मुझे जो है यहाँ पे जॉब चाहिए, तो आप इजिली उसमें से चूज कर सकते हो कि कौन सा बंदा ज्यादा सूटेबल होगा। However, even in times of high unemployment, organization must ensure that only hire the correct people with the skills and abilities that they need। और जब आपके पास जो है हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो तब आपने ये नहीं करना कि जी बस हर बंदे को रोजाना हायर करो, कम पैसों पे हायर करो, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में चल रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में मोस्टली ये चल रहा है कि वो क्या कर लेते हैं, 5-6 हजार रुपए पे या 7 हजार जो है 8 हजार पे टीचर को हायर कर लेते हैं। फिर जो है जब थोड़ा सा वो ना पढ़ा सके, या जो है स्टूडेंट्स वो तंग हो जाए, या जो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं होती है, तो उसको हटा के जो है फिर दूसरा ले आते हैं। या फिर क्या होता है कि जब वो जो है एक खास लेवल तक सैलरी के पहुंच जाता है, तो वो क्या कर लेते हैं, उसको वहां से निकाल देते हैं कि आप जो है यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो है वो अगर ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करेगा, तो इससे क्या होगा, उनको जो है उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन ये किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि वो जो है उनको ज्यादा पे करे। तो इसीलिए सिचुएशन क्या होगी आपके पास, वर्स हो जाएगी कि आप जो है क्या करोगे, लोगों को हायर करोगे कम पैसों पे, तो आपकी जो है कोई भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, और ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से मूव नहीं करेगा। तो आपको क्या करना होगा कि जब ये आप हायरिंग और जो है सिलेक्शन कर रहे हो, तो आप जो है चाहे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा भी हो, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि राइट पर्सन को वो चूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड दिस बिकम्स मोर डिफिकल्ट व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। और सिचुएशन तभी खराब होती है जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा चॉइसेस आ जाती हैं, तो उसमें चूज करना आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसके बाद हमारा मेन जो है जो कंसर्न शुरू हो जाता है वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, कि आप जो है एम्प्लॉयज को कैसे रिक्रूट करते हो, कैसे सेलेक्ट करते हो। तो कहते हैं कि सक्सेसफुली फाइंडिंग राइट कैंडिडेट्स फॉर अ गिवन रोल टेंड्स टू रिक्वायर 9 डिफरेंट स्टेजेस स्प्लिट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कि 9 स्टेजेस आपको परफॉर्म करना पड़ता है, जिसपे ये बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एक राइट कैंडिडेट को चूज कर सकते हो। और उन दो को दो मेजर हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि पहले आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करोगे, रिक्रूटमेंट से गुजरने के बाद आप फिर क्या करोगे, सिलेक्शन के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे जो है ये डायग्राम आपको दिखाई गई है, जिसमें इन्होंने क्या किया, रिक्रूटमेंट के हेड शो किया हुआ है और सिलेक्शन का हेड शो किया हुआ है, जिससे एरो डायरेक्टली कहा गया हुआ है सिलेक्शन के पास, जब आपके जो है रिक्रूटमेंट के स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर हम देखें तो पहली स्टेज आपके पास क्या है, एग्री वैकेंसी, दूसरा जॉब एनालिसिस, तीसरा जॉब डिस्क्रिप्शन, चौथा पर्सन स्पेसिफिकेशन, पांचवा अट्रैक्ट कैंडिडेट्स। जब आप ये स्टेजेस कंप्लीट कर लोगे, तब आपका जो है सिलेक्शन का स्टेज शुरू हो जाएगा, जहां पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे,
इंटरव्यूज होंगे, जहाँ पे टेस्टिंग करोगे, जहाँ पे आप रेफरेंसेस चेक करोगे। ये आपके पास जो है एक सॉलिड ऑथेंटिक स्टेप्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, ठीक है, अगर वो एक राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहती है। ठीक है, अगर वो राइट कैंडिडेट को चूज नहीं करना चाहती और वो जस्ट जो है खाना पूरी करना चाहती है, तो वो क्या कर देगा, वैकेंसी दे देगा। जैसे आपने अखबार में देखे होंगे छोटे छोटे पीसेज होते हैं कि जी हमें जो है उस्ताद चाहिए उर्दू के सब्जेक्ट के लिए, हमें जो है उस्ताद चाहिए इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए, हमें अकाउंटेंट चाहिए, बाकी ये नहीं लिखा होता कि अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, रोल्स क्या होंगी। लेकिन जब भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो सारे के सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताएगा। जैसे अगर आप जो है अलाइड बैंक के जो है कभी भी आप एड्स को देख लें, वहां पे आपको जो है पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे उसके। सो स्टेजेस की तरफ आते हैं। पहला स्टेज, एग्री द वैकेंसी टू बी फिल्ड, कि आपने जो है क्या करना होगा, एग्री करना होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कौन सी वैकेंसी को फिल करना चाहिए मुझे। ठीक है, कौन सी वैकेंसी जो है जरूरत है उसको जो है नए बंदा हमें लेकर आना चाहिए। कहता है कि व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स an organization, the vacancy they leave presents an opportunity to the business to either reassess the requirement of the job or to consider restructure। कि जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तो क्या होगा कि वहां पे वो सीट खाली हो जाएगी, वो पोजीशन खाली हो जाएगी, और वहां पे सीट खाली होने का मतलब क्या है, दूसरे बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी है। और बिजनेस के पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जो प्रीवियस बंदा मुझसे गया वो किस वजह से गया। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, उस पोजीशन की अगर उसको जरूरत है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकती है, उसमें चेंजेस ला सकती है। अगर जरूरत नहीं है तो वो कहेगी कि चलो जी ये वैसे भी बंदा चला गया, हम जो है तब तक डिसकंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। So कहते हैं कि the organization could consider analyzing the role in the more detail. What is its purpose? Has it changed? कि वो जो है फिर क्या करेगी, इस पोजीशन के रोल को मजीद डिटेल से देखेगी, क्योंकि अब उसको एक्सपीरियंस हो गया, प्रीवियस बंदे ने काम कर लिया था उस पर, तो वो उसको मजीद बेहतर तरीके से देख सकते हैं आपके उसके लिए जो है ये पोजीशन का क्या पर्पस होगा, और क्या ये चेंज तो नहीं हुआ, क्या जो है मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज तो नहीं हुई, या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसके साथ हमें जो है नई चीजों की रिक्वायरमेंट्स तो नहीं पड़ी। तो ये किस चीज की तरफ आपको लीड करेगा, कहता है कि नॉट रिप्लेसिंग द एम्प्लॉय, could the vacant role be handled by existing staff through retraining, promotion or adjustment of workloads। कि आप जो है क्या कर रहे हो कि जो पोजीशन आपके पास ब्लैंक है, ठीक है, आप जो है जो ब्लैंक हो रही है, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है और आपको लगता है कि ये बंदा जो है कॉम्पिटेंट था और मुझे उसकी जो है नीड्स को पूरा करना चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल करना चाहिए, तो मुझे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था उसको रिप्लेस जो है नहीं करना चाहिए, उसको ही जो है मैं क्या कर लेता हूँ, रिटेन कर लेता हूँ और उसको काम सिखा देता हूँ या प्रमोट कर देता हूँ नए पोजीशन के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो है वो एम्प्लॉय आपका जो है मोटिवेट हो जाएगा, आपको नए बंदे को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है क्या करोगे, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ में बंदा था आप उसको प्रमोट कर लेते हो, और जो दूसरे लेवल था उस पर जो है क्या कर लेते हो, सोचते हो कि जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम एक नए बंदे को ले आएंगे। सेकंड बात, कहता है कि रिप्लेसिंग द एम्प्लॉय विद अ पार्ट टाइम वर्कर, अल्टरनेटिव्स टू फुल टाइम एम्प्लॉय इंक्लूड होम वर्किंग, जॉब शेयरिंग और फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या आपके पास दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप क्या कर लो कि वो जो आपके पास जो है पार्ट टाइम का वर्कर था आप उसके साथ उसको चेंज कर, ठीक है, ये आपका जो है पार्ट टाइम का वर्कर जो आपके पास आता था काम करता था, वो परफॉर्मेंस अच्छी करता था और आपको अब जो है परमानेंटली वहां पे एक बंदा चाहिए कि जी ये उस पे हमारे पास एक प्रॉपर बंदा हो जो क्या करे, ये काम परफॉर्म करे, तो आप क्या कर लोगे, उसको वहां पे परमानेंट कर लो, या जो है उसके जो है टाइम को चेंज कर लोगे, या प्लेस को लोकेशन को चेंज कर लोगे ताकि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे। नेक्स्ट स्टेज आपके पास जो हमने कहा वो है जॉब एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट जॉब एनालिसिस है। इसमें जो है हमेशा क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। जॉब एनालिसिस जो है हेड है और उसके अंडर आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशंस आती है। जॉब एनालिसिस क्या है, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस स्टार्ट विद द डिटेल स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क दैट मेक अप द जॉब। कि जॉब का एनालिसिस करनी है, आपने देखना है उसको कि आपकी जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जॉब की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या है, वो आपकी जॉब एनालिसिस में आ जाती है। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जॉब डिस्क्रिप्शन। नाम से शो हो रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब के बारे में आपको डिस्क्राइब करके देता है, ठीक है, कि वंस मैनेजमेंट फुली अंडरस्टैंड द रोल दैट दे विश टू फिल, दे कैन प्रिपेयर अ जॉब डिस्क्रिप्शन। अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, स्कोप, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब। कि जब मैनेजमेंट क्या कर लेती है, इस चीज को देख लेती है कि चले हमें इस पोजीशन पे बंदा चाहिए, जो हमने प्रीवियस स्टेज कर लिया, उसने एग्री कर लिया कि हमें ये बंदा चाहिए और उसके पास ये स्किल्स होने चाहिए, उसके बाद वो क्या करेगा, उस जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा कि जो बंदा इस पोजीशन पे बैठेगा वो कौन सा काम करेगा, क्या उसकी ड्यूटीज होंगी और क्या मकसद होगा, वो किस तरीके से काम करेगा, वो सब कुछ उसके बारे में
आप डिस्क्रिप्शन दोगे और उसमें क्या क्या आ सकता है, कौन कौन सी डिस्क्रिप्शन आ सकती है। सबसे पहला जॉब टाइटल क्या होगा, अकाउंटेंट होगा, सीनियर अकाउंटेंट होगा, जूनियर अकाउंटेंट होगा, क्या होगा उसकी जॉब का जो है नाम क्या होगा। पर्पस ऑफ द जॉब, उस जॉब का पर्पस क्या होगा, किस मकसद के लिए जो है ये आपने वैकेंसी अनाउंस किया है। ठीक है। थर्ड, पोजीशन ऑफ जॉब इन रिलेशन टू अदर इन अकाउंट, आपकी जो इस जॉब जो आपने अनाउंस की हुई है इसकी जो है पोजीशन क्या है, दूसरे वर्कर्स भी तो काम कर रहे हैं, दूसरे स्टाफ भी आपका काम कर रहे हैं, तो ये उससे हट के क्या करेगा, इस पोजीशन की क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर की डिफिकल्टीज इन जॉब, इस काम में जो है डिफिकल्टीज क्या होंगी एम्प्लॉइज के लिए, तो आप जो है उस चीज को भी एनालाइज करोगे, उसके बारे में बताओगे कि जी इतने वर्किंग आवर्स हमें काम करना होगा। अब आपको पता है कि जो आपके पास बंदा आ रहा है वो इन चीजों को एनालाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद कहते हैं कि वर्किंग कंडीशन, फिजिकल एनवायरनमेंट, कि फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होगा, किस एनवायरनमेंट के अंदर उसको काम करना होगा, किसके साथ उसकी जो एसोसिएशन होगी, कम्युनिकेशन होगी। प्रिंसिपल ड्यूटीज, उसकी मेन ड्यूटीज क्या है, उसका मेन मकसद क्या है इस पोजीशन पे बैठने का कि जो वो काम करेगा। और लास्ट में क्या होगा कि उसको जो है सैलरी कितनी देंगे। अगर मोस्ट डिफिकल्ट जॉब है जैसे वो जो है सीईओ और मैनेजर की पोजीशंस है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उससे रिक्वायरमेंट्स भी आपकी ज्यादा होंगी, आप जो है उसको सैलरी भी ज्यादा पे करोगे। अगर आपकी पोजीशन जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको लो में पुट करोगे, आप उसको लो पे करोगे। तो आपने क्या करना होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के सेशन में ये चीजों का ख्याल रखना होता है। और इसलिए कहता है कि इसमें जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके पास कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कहता है कि दे फॉर्म द बेसिस फॉर एडवर्टाइजिंग द रोल टू प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, कि इसका काम क्या हो जाता है कि आपको जो है बेस दे देता है किस चीज के लिए, कि आप जब एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो वहां पे आप जो है पहले से बता देते हो कि हमें जो फ्यूचर में बंदा चाहिए वो इन चीजों पे एग्री करता है कि नहीं करता। सेकंड, दे कैन हेल्प, दे कैन यूज टू हेल्प सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट रोल। ठीक है, और ये क्या करता है, हेल्प करता है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे लाए, क्योंकि जिसको पता चल जाता है कि ये ड्यूटी रिक्वायरमेंट है, ये काम मैंने करने हैं, तो अगर उसके एक्सपीरियंस होगा, क्वालिफिकेशन जो है उसके एक्सपीरियंस उसके साथ मैच होगा और वो चाहता है कि मैं कर सकता हूँ काम, तो वही अप्लाई करेगा, एक्स्ट्रा लोग अप्लाई नहीं करेंगे। दे आर ऑफन यूज्ड एज अ बेसिस फॉर राइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द रोल। और ये जो है हेल्प आउट करता है किस चीज के लिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो एम्प्लॉय के साथ, आप उसमें भी पहले से जो है हेल्प आउट कर देते हैं, आपको बता देता है कि आपने किस पोजीशन के लिए बंदे को हायर किया था और उसके क्या क्या काम होंगे। और उसी के बेसिस पे अगर वो एग्री करता है तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और हम आपको इन जो है चीजों पे या इन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हायर करें। लास्ट में कहता है कि दे कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ सेटिंग टारगेट्स फॉर एम्प्लॉइज वंस हायर। और फिर आप उसके बेसिस पे क्या करोगे, अपने एम्प्लॉइज के लिए जो है टारगेट्स भी सेट कर सकते हो कि जी हमने आपको ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी, आपने इसके अकॉर्डिंगली काम करना है। आपको जो है क्या करना होगा कि ये जो है गोल्स अचीव करने होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि हमने आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन में बता दिया था। फोर्थ स्टेज आपके पास क्या जाता है, पर्सन स्पेसिफिकेशन, नाम से श्योर है पर्सन, कि पर्सन के बारे में आप स्पेसिफिकेशन देते हो। ठीक है, इसको जो है पर्सन स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, इसको जो है आप जॉब स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, कि once management have a job description, they can attempt to define the key attributes and qualities that the job holder should ideally have। कि अब आप जो है एम्प्लॉय की तरफ आओगे कि एम्प्लॉय से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, उसके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, अकाउंटेंट की पोजीशन के लिए उसके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स कैन देन बी कंपेयर्ड टू दिस स्पेसिफिकेशन एज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। और फिर जब आप उसको क्या करते हो कि जब ये चीजें बता देते हो कि ये स्किल्स का बंदा हमें चाहिए, अब हर जो है लेट से आप कहते हो कि अकाउंटेंट रिक्वायर्ड, तो हर बंदा अप्लाई कर सकता है, मैट्रिक वाला भी कर सकता है, एफएससी वाला भी कर सकता है, एमबीए वाला भी कर सकता है, एसीसीए वाला भी कर सकता है। लेकिन जब आप स्पेशली लिख देते हो, स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हो कि हमें जो है सीए का बंदा चाहिए, तो अब जो सीए क्वालिफाइड होगा वही सिर्फ अप्लाई करेगा, तो आपके लिए आसानी होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस आपके लिए जो है लिमिटेड हो गया। So Alec Rogers क्या कहता है कि Alec Rogers devised a 7 points plan which suggests the content of a person specification। कि Alec Rogers ने आपको 7 पॉइंट दिए जो आपको हेल्प आउट करता है कि पर्सन स्पेसिफिकेशन के कंटेंट कैसे होना चाहिए, जिसको आप एक्रोनिम के साथ जो है सेपडेक के साथ भी आप जो है इसको याद कर सकते हो। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। पहली चीज कहता है कि स्पेशल एप्टीट्यूड्स, कि what skill and abilities should the candidate have, manual dexterity, skill with words and numbers। ठीक हो गया कि आप जो है ये चीज देखते हो कि उस बंदे की आपको कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन सी एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है क्या वो उस पर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। अगर वो उस पर जो है पूरा नहीं उतर रहा, आपकी जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा, तो फिर आप क्या करोगे, आप जो है उसको हायर नहीं करोगे, आप पहले से ही जो है उसको बता दोगे कि वो जो अप्लाई ना करे। जैसे जॉब्स वगैरह में लिखा होता है कि जी एक्सपीरियंस हमें बंदा चाहिए,
तो जब जो है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो है मैनुअल डेक्सटेरिटी मींस कि आपके पास जो है उसके पास जो है ऑन हैंड कौन से जो है स्किल्स हैं, वो कौन से जो है एक्सपर्टीज रखता है, कौन से काम कर सकता है, उसके बारे में आप पूछेंगे। सेकंड, circumstances. Do the job have any special demand such as the requirement to work unsocial hours? ठीक है, कोई अगर रिक्वायरमेंट्स हो जॉब्स की, अक्सर ऐसे एरियाज में होता है कि आपको स्पेसिफिकली उन्होंने लिख दिया होता है कि जी हमें जो है बंदा चाहिए लेकिन उसको जो है पश्तो भी आनी चाहिए, या जो है उसको सिराइकी आनी चाहिए, या उसको दूसरी चित्राली जुबान आना चाहिए अगर वो वहाँ की पोजीशन है। तो आप अगर कोई स्पेशल डिमांड्स है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, या आपको एक्स्ट्रा आवर्स उस बंदे से काम लेना होता है तो आप वहाँ पे पहले से मेंशन कर दोगे कि ये बंदा जो है एक्स्ट्रा आवर्स हमारे साथ काम करेगा। थर्ड, इंटरेस्ट, कि is the person active or social in their personal life, this may aid their success in the job। कि वो बंदा कितना एक्टिव है, उसके इंटरेस्ट क्या है। अक्सर सीवी में अगर आपने देखा हो तो लोग जो है क्या करते हैं कि अपने इंटरेस्ट भी मेंशन करते हैं, तो इंटरेस्ट से उसको पता चल जाता है कि इस बंदा जो है सिर्फ स्टडी के अलावा कोई और स्किल्स भी इसके पास है कि नहीं है, ये बंदा कितना फिजिकली जो है एक्टिव है, कितना जो है ये स्ट्रांग है, इसके इंटरेस्ट किन चीजों में है, क्या सोशल लोगों के साथ जो इंटरेक्शन वगैरह पसंद करता है कि नहीं करता। फिजिकल मेकअप, what is appropriate personal appearance and level of health required by the job, कि उसकी जो है क्या है, डिसेबल तो नहीं है। अक्सर आप ये जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपसे पहले से पूछ लेते हैं कि आप डिसेबल तो नहीं है। ठीक है, अगर डिसेबल है तो वो आपको जो है फिर उसके लिए अलग फॉर्म वगैरह देना पड़ता है कि किस किस्म की डिसेबिलिटी है, ठीक हो गया, उसके लिए अलग आपको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, वो पूछा जाता है। उसके बाद कहता है कि डिस्पोजिशन, व्हाट सॉर्ट ऑफ नेचर शुड द आइडियल कैंडिडेट हैव, do they need to be social or calm in crisis or under good under pressure, कि आप जो है इस चीज को भी एनालाइज करते हो। अक्सर जो है जॉब्स तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जब वो करते हैं तो वो इन चीजों का ख्याल रखते हैं। वो आपको जो है देखते हैं कि वर्क अंडर प्रेशर आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। एनजीओ वगैरह की जब भी आप जो है जॉब जो है स्पेसिफिकेशन देखते हो, पर्सन स्पेसिफिकेशन, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि जी कम्प्लेक्स पोजीशन है, यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन करना होगा, टारगेट्स को अचीव करना होगा, आपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पे सबमिट करने होंगे, असाइनमेंट्स बेस्ड काम करना होगा। तो वो आपसे पूछते हैं कि जी आप जो है स्ट्रेस में काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रेस में काम कर सकते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। इसके बाद कहते हैं अटेनमेंट, डज द आइडियल कैंडिडेट नीड एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट फॉर द रोल, अगर कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए। अक्सर जो है क्या लिखा होता है कि जी आप जो है एमबीए बीबीए कैन अप्लाई, बट इफ दे हैव एसीसीए और सीए क्वालिफिकेशन, या जो है कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस चीज पे जो है आप प्रेफर करते हो। लास्ट में कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस, शुड द आइडियल कैंडिडेट बी एवरेज और अबव एवरेज टू बी सक्सेसफुल इन द रोल। फिर आप देखते हो कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट वो क्या है, वो एवरेज बंदा था। अक्सर जॉब में क्या लिखा होता है कि बिलो 3.5 जीपीए डोंट अप्लाई, ठीक है, या लिखा होता है बिलो 3 जीपीए डोंट अप्लाई। ठीक है, तो वो जो है देखते हैं कि जो ऑन एवरेज कितना काम कर सकते हैं, क्या स्किल्स है उसके पास और क्या रोल है उसका, किस तरीके से वो इन चीजों को मैनेज करता है। इसकी इन्होंने जो है आपको एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, पर्सन स्पेसिफिकेशन की कि अकाउंटेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो पहली चीज रिक्वायरमेंट में उन्हें लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन, आपसे पूछा जाता है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अकाउंटेंट पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा होता है कि जी ये एसेंशियल है, जरूरी है कि उसके पास जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो। डिग्री होनी चाहिए कि नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि वो डिजायरेबल। एक्सपीरियंस की क्या सिचुएशन है, कहते हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ सिमिलर रोल, ठीक है, वो एसेंशियल है कि इस खास पोजीशन पे वो बंदा पहले काम कर चुका। एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद क्लाइंट्स, अब ये डिजायरेबल है कि वो क्लाइंट्स के साथ जो है डीलिंग वगैरह कर सकता है, तो ये इतनी जो उनकी प्रायोरिटी में नहीं आता। थर्ड इन्होंने क्या कहा हुआ है, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज का हिसाब, कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है इस पोजीशन के लिए। एबिलिटी टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, ये भी एसेंशियल है। ठीक है, एक्सीलेंट नंबरिकल स्किल्स होनी चाहिए उसके पास क्योंकि अकाउंटेंट की पोजीशन है। टीम प्लेयर होना चाहिए, डिजायरेबल है, अगर हो जाए तो ठीक है, ज्यादा बेनिफिशियल है कि टीम में काम कर सके। एबिलिटी टू वर्क फ्लेक्सिबली, उसके पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वर्क फ्लेक्सिबिलिटी हो, कि वो जो है काम कर सके। उसके बाद जो है पर्सनल पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बारे में उन्हें क्या कहा हुआ है, कहते हैं कि पर्सनल एट्रीब्यूट्स में जो है सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंट का काम जो है बोरियत वाला होता है, तो अगर उस बंदे का जो है इंटरेस्ट है इस चीज में तो वही जो है बेस्ट काम कर सकता है। सेकंड कहता है एबल टू यूज ऑन इनिशिएटिव्स, के उसके पास जो है अपने स्किल्स हैं कि वो अपने बिहाफ पे नए नए इनिशिएटिव्स लें, तो ये भी उसके लिए बेहतर होगा क्योंकि वो काम को मजीद आसान बना देगा। इसके बाद इन्होंने कहा हुआ है अटेंशन टू डिटेल, कि वो जो डिटेल्स की तरफ अटेंशन देता हो, तो ये एसेंशियल है ताकि जो भी काम करे वो पूरे डिटेल के साथ कंफर्म काम करे। और कहता है कि प्रिपेयर टू लर्न न्यू स्किल, ये डिजायरेबल है कि नए स्किल सीखे, जो एग्जिस्टिंग है उसको अगर वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करता है तो
जॉब के लिए यही रिक्वायरमेंट एनफ है कि वो जो है चीज़ों को बेटर यूटिलाइज करे। अदर्स में उनको चाहिए क्या, एबिलिटी टू यूज वर्क माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेज, कि सेज और जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर उसको आने चाहिए, एसेंशियल है, क्योंकि मे बी ऑर्गेनाइजेशन के जो है जो काम कर रही है, रिकॉर्ड मेंटेनिंग वगैरह कर रही है, वो इस सॉफ्टवेयर के जरिए से कर रही है। और फिर कहते हैं कि विलिंग टू पार्टिसिपेट इन अ क्लाइंट मीटिंग, और उसमें जो है ये जो है स्किल होना चाहिए। अक्सर जो है लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, अकाउंटेंट्स वगैरह के वो मीटिंग्स वगैरह में नहीं जाना पसंद करते, तो इनके लिए जो है ये रिक्वायरमेंट है कि वो जो है मीटिंग्स वगैरह में जाए, वहाँ पे जो है वो ओपनली डिस्कस कर सके। जब ये स्टेज आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप किसकी तरफ आते हो, अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स, कि अब आपने क्या करना होगा, अट्रैक्ट करना होगा कैंडिडेट्स को। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कहता है कि दिस स्टेज इन्वॉल्व्स परसुएडिंग रेलेवेंट कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू फिल, कि जब आपने अपनी तरफ से होमवर्क पूरा कर लिया है, अब आप क्या करोगे, लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दोगे कि वो इस जॉब के लिए आए और अप्लाई करें। सो कहता है कि द फर्स्ट थिंग टू कंसीडर इन अट्रैक्टिंग अ कैंडिडेट इज वेदर टू रिक्रूट एक्सटर्नली और यूज एन एक्जिस्टिंग मेंबर ऑफ स्टाफ टू फिल द रोल। ठीक है, जैसे मैं आपको कहा कि आप जो है अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को यूज करते हो, क्योंकि अगर आप जो एग्जिस्टिंग स्टाफ को नहीं लेते, एक बंदा जो एलिजिबल होता है नेक्स्ट पोजीशन के लिए प्रमोट होने के लिए, और आप उसकी जगह नए बंदे को ले आते हो, तो उसके जहन में बात आ जाती है कि जी ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरे साथ सुतेला सलूक कर रही है, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन सब कुछ मैच हो चुकी थी, लेकिन इसने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी और मुझे आगे आने नहीं दिया। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हो, पहले इंटरनली पे फोकस करते हो। सो इंटरनली में आप क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को। ठीक है, सेकेंडमेंट हो सकता है। ठीक है, कहते हैं कि टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ अनदर डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ विच में और मे नॉट बिकम परमानेंट, कि आप क्या कर लेते हो कि जो है बंदे को टेम्पररी के लिए जो है उस पोस्ट पे बिठा देते हो कि आप तब तक इसको संभालो, जब तक नया बंदा ना आ जाए आप इसको चलाओगे। फिर कहता है कि क्लोजिंग द जॉब डाउन बाय शेयरिंग आउट ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, कि आपको अगर लग जाता है कि यार इस बंदे पोजीशन पे इतना खास कोई काम नहीं था, इस तरीके से कोई रिस्पांसिबिलिटीज नहीं थी, तो आप क्या कर लेते हो कि सिंपली आप उनकी जो है पोजीशन को खत्म कर देते हो और दूसरे बंदे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि यार ये काम तो आप लोग भी कर सकते हो, सो आप भी इसको मैनेज करो। इसके बाद कहते हैं रोटेटिंग जॉब among staff so that the vacant position is covered by different staff periodically, कि आप अपने एम्प्लॉयज को क्या कर लेते हो, जॉब रोटेशन करते हो। एक बंदा जो है पहले जूनियर अकाउंटेंट था, आप उसको सीनियर पे ले आते हो, और फिर उसकी जगह पे जो है किसी और को जो है उसको जूनियर अकाउंटेंट की जगह पे बिठाते हो। तो रिक्रूटर आप जो है क्या करते हो, इस तरीके से रोटेटिंग करते हो। तो रोटेटिंग से भी क्या हो जाता है, स्टाफ कवर हो जाता है। फायदा क्या होता है आपके पास, ठीक है, कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। तो इंटरनल अगर आप जो है रिक्रूटमेंट करते हो तो उसका फायदा क्या होगा, मोटिवेटिंग फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए मोटिवेशन का सोर्स होगा कि यार हमें जो है ग्रोथ मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रेफर कर रही है। सेकंड कहता है पार्ट ऑफ कैरियर डेवलपमेंट, उनके जो है कैरियर इंप्रूव हो जाता है कि अब वो नए पोजीशन पे बैठ के नए काम सीख रहा है। थर्ड कहता है नो द स्टाफ ऑलरेडी, ठीक है, कि आपको जो है स्टाफ का पहले से पता है कि कौन सा बंदा क्या काम करता है, एक्सपर्टीज उसकी पता होती है, तो आप जो है ऑर्गेनाइजेशन को इस पे एतबार भी होता है, तो वो उसको वहीं पे दूसरे पोजीशन पे बैठा लेती है। कैंडिडेट अंडरस्टैंड वर्क, जो कैंडिडेट है वो उस काम को बेहतर जानता है, तो आपने उसको प्रमोट किया और इसलिए बिठाया। अब नया बंदा आएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडजस्ट होगा, उसमें उसको टाइम लगेगा। सेव टाइम एंड मनी, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका टाइम और जो है पैसे बच जाते हैं तमाम के तमाम प्रोसेस दोबारा करने पे कि नया बंदा हायर, नो इंडक्शन नेसेसरी, कोई भी बंदा हायर करने की जरूरत आपको नहीं है। एक्सटर्नल अगर आप जो है हायर करते हो तो क्या होगा, ऑब्टेन स्पेशलिस्ट स्किल्स, आपके पास नए स्किल्स आ जाते हैं। नया बंदा जब आएगा तो नई स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आएगा। इंजेक्ट न्यू ब्लड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, और आप क्या करते हो, एक नया ब्लड लेकर आ जाते हो जो अपने नए एफर्ट्स पुट करेगा, बट मे क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन इन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, कि जब आप जो है नए पोजीशन पे नए बंदे को लेकर जाते हो तो वो पुराना जो है वो क्या करता है, वो तो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मैं प्रमोट होगा, जब आप उसकी जगह पे नए को ले आओगे तो उसको जो है पसंद नहीं आएगा, वो जो है उससे नाखुश होगा। और कहता है कि मे कॉस्ट मोर हायर वेजेस एंड रिक्रूटमेंट कॉस्ट, और आपको जो है कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब नया बंदा लेकर आओगे तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखेगा सैलरी। ठीक है, सो कहते हैं कि if business decides to recruit externally, it must consider two key issues: where to find suitable candidates and how to advertise the job in such way that it attracts relevant candidates, कि जब आप क्या करते हो कि रिक्रूटमेंट एक्सटर्नली करते हो तो आपको दो चीजों का ख्याल रखना होगा कि आपको एक स्किल बंदा, एक अच्छा कैंडिडेट कहाँ से मिलेगा, और आपने जॉब को एडवर्टाइज कैसे करना होगा। सो आज के लिए हमारा जो है यहाँ तक टॉपिक था। आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।